कहते हैं कि चैलेंज तो कोई भी कर देता है, लेकिन चैलेंज पर खरा उतरने का दम वही रखता है जिसका जिगरा शेर का होता है। राहुल गांधी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या कहते हैं? बब्बर शेर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। एक सवाल मैं क्या बहुत से लोग आज पूछना चाह रहे हैं, वो है जो दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि उन पे एक वीडियो बनाइए। मैं उसको लेकर क्लियर नहीं, इसलिए मैं कॉकरोच जनता पार्टी पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन उस कॉकरोच जनता पार्टी में जो एक नए अन्ना हज़ारे हैं वहाँ पर, सोनम वांगचुक, मैं उनको लेके उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कॉकरोच जनता पार्टी का सारा धरना और सोनम वांगचुक का धरना शुरू किस चीज़ से हुआ था? शुरू हुआ था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। इस्तीफे की मांग की, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और मोदी सरकार से जवाबदेही के लिए, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे उनकी भूख हड़ताल आगे बढ़ रही है, अचानक से पिछले एक दिन से मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे, बहुत से लोग देख रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं कि ये अचानक से मोदी को कटघरे में खड़ा करने के बजाय ये राहुल गांधी के खिलाफ क्यों हो गया प्रदर्शन? राहुल गांधी को क्यों कटघरे में खड़ा किया जाए? वेल प्लान तरीके से गोदी मीडिया के लोग, नॉट टीवी चैनल वाले, सोशल मीडिया के नाम पर वहां जा रहे हैं, सोनम वांगचुक का इंटरव्यू कर रहे हैं और एक सवाल स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि राहुल गांधी अब तक आपके धरने का सपोर्ट करने नहीं आए हैं, ना उनकी पार्टी ने आपके सपोर्ट में ऐसा कुछ बयान दिया है। तो सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि वो आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो वो अपनी कब्र खुद खोदेंगे, लोग उन्हें रिजेक्ट करेंगे। ये मोदी पे सवाल खड़े करने के बजाय राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी की पार्टी और उनकी यूथ विंग स्पेशली, वो तो आपसे ज्यादा बड़ा काम कर रही है। आप तो दिल्ली में जंतर मंतर में बैठ के भूख हड़ताल कर रहे हैं और कुछ बच्चे आपके आसपास होते हैं, वो तो पूरे देश में कर रहे हैं। वो तो जगह जगह घूम घूम कर कहीं छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं एनएसयूआई जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, कहीं धरना प्रदर्शन कर रही है, वो तो पूरे देश में कर रही है। अगर कांग्रेस आपसे ये पूछे कि सोनम वांगचुक, आपने एक बार भी एनएसयूआई के और कांग्रेस के एफर्ट का जिक्र क्यों नहीं किया? कॉकरोच पार्टी से पूछे कि आपने एक बार भी, बहुत सी चीजें शेयर की आपने, लेकिन एक भी बार कांग्रेस के एफर्ट को क्यों शेयर नहीं किया, क्यों तारीफ नहीं की? तो और दूसरी बात, जिस तरह आपके धरने में लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं का आना जाना बढ़ रहा है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल से लेकर आतिशी तक सब लोग आपके सपोर्ट में खड़े दिख रहे हैं, कांग्रेस तो दूध की जली हुई है। फूक फूक कर क्या, इससे तो दूर ही रहेगी, फूक फूक कर भी पिएगी नहीं, क्योंकि ऐसा ही कुछ 2011-12 में देख चुकी है कांग्रेस। उसी का खामियाजा आज कांग्रेस भी भुगत रही है और ये देश भी भुगत रहा है। तो इसलिए जो लोग मुझसे कह रहे थे कि कॉकरोच पार्टी पे एक वीडियो बनाई इस धरने पे, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, क्योंकि शुरुआत से लेके अभी तक इसके पीछे कौन है और किस तरह से ये किया जा रहा है, इसको लेकर बहुत सी शंकाएं आपके मन में भी है और लोगों के मन में भी है, मेरे मन में भी बहुत है। एक और आजकल झांसा मंत्री बहुत जो है वो खबरों में है, आपने सुना होगा, E20 मंत्री जिन्हें कहा जाने लगा है, नितिन गडकरी। अब नितिन गडकरी को निपटाने की तैयारी हो रही है। ये बात नितिन गडकरी को समझ में आ रही है नहीं आ रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने फेंकने की आदत से बाज नहीं आ रहे। E20 ने पूरे देश को परेशान कर रखा है, लेकिन अब गडकरी जी कह रहे हैं कि छोड़ो E20 की समस्या, छोड़ो हजारों जो करोड़ रुपया खर्च हुआ हाईवेज पे और बड़े बड़े गड्ढे उसमें पड़ जाते हैं एक ही बरसात में, भूल जाओ। अब तो मैं उड़ने वाली बस लेकर आने वाला हूँ, उड़ने वाली बस। जी हाँ, ठीक सुना आपने। मैं अभी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे अनेक लाया हूं। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूं। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था।
तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा जो मेरे अंडर आती है, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। अब हवा में उड़ने वाली बस तो पता नहीं गडकरी जी कब लाएंगे कि नहीं आएंगे। बुलेट ट्रेन भी आने वाली थी इस देश में, वो तो आज तक आई नहीं। लेकिन गडकरी जी को इतना समझ में आ जाना चाहिए कि वो जो हवा में उड़ रहे हैं उनके पर कतरने की तैयारी शुरू हो गई। मालूम है आपको कि मंत्रिमंडल में, मोदी जी के मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है और उस फेरबदल से पहले गडकरी को निपटाने की तैयारी हो चुकी है, इसके संकेत मिलने लगे हैं। और सबसे बड़ा संकेत मिला कल जब एबीपी न्यूज़ की वो पत्रकार, एक आप बहुत देखते होंगे चैनल में उनको, एक तरफा बात करते हुए अचानक उनके अंदर का, मेघा प्रसाद, अचानक उनके अंदर का पत्रकार जगा और देखिए नितिन गडकरी से कैसे तीखे सवाल पूछ रही हैं। आप लोग को बताना चाहिए था जनता को कि तुम्हारी गाड़ी में E20 डल रहा है। अब मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए, लेकिन मगर सवाल तो आएंगे सर। पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथेनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप पुरी जी ने ये बात मानी तब उन्होंने मानी। ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। देश की जनता अभी सीरियसली कंफ्यूज है कि नितिन गडकरी जी के पास पेट्रोलियम का कारभार है कि इनके पास ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है। आप एथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए। सेंट्रल एक्साइज भी कम किया है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो, आप क्या करती है? हाँ। आप तबला डग्गा बजाती है। अरे क्या तबला बजाती हूँ? आप अभी मुझे पूछ रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो, क्या ये भी तुम बोलोगे? सर, जो प्योर पेट्रोल है XP 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर, सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ? ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना, आप वो पेट्रोलियम मंत्री से ही बात करें। आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। इतने 1000 करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बारिश घंटा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। मैं आपको दिल्ली देहरादून पूछूंगी, सर उस पे गड्ढे हुए थे सर। तो आप सबको पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ। अचानक से मेघा प्रसाद के अंदर पत्रकार जग गया और भक्तगण आज सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि ऐसा होता है पत्रकार, ऐसा होना चाहिए पत्रकार। चलिए, बात ठीक है, ऐसा ही पत्रकार होना चाहिए, बात सही है। लेकिन मेघा प्रसाद ने कभी यह सवाल उनके शो में आने वाले बीजेपी के प्रवक्ताओं से क्यों नहीं पूछा? राम मंदिर चोरी पर बीजेपी के नेताओं से सवाल क्यों नहीं पूछते? जिस तरह से देश में पार्टियां तोड़ी जा रही है, खुलेआम सांसद पलटे जा रहे हैं, इधर से उधर किए जा रहे हैं, इसको लेके कभी अमित शाह से ऐसे तीखे सवाल क्यों नहीं पूछे, या बीजेपी अध्यक्ष से ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछे? जब मोदी जी इंटरव्यू देते हैं तो उनसे ऐसे तीखे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? नितिन गडकरी से जो सवाल पूछे गए हैं, सवाल ऐसे ही पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन एक आदमी को निशाना बनाया गया है। हरदीप पुरी से, पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है, उनसे ये सवाल इस तरह के क्यों नहीं पूछे जाते? जब हमारी विदेश नीति फेल होती है तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से ऐसे सवाल मेघा प्रसाद क्यों नहीं पूछती? हाँ, अगर राहुल गांधी इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाए इनको, तो राहुल गांधी के लिए शायद इससे भी तीखे सवाल तैयार होंगे इनके पास, क्योंकि प्रवक्ताओं पर ही इतना भड़कती हैं ये मेघा प्रसाद और बाकी सारे ये लोग एंकर। तो सोचिए राहुल गांधी के लिए कैसे सवाल रखेंगे। ये सब दरअसल नौटंकी है। ये दिख रहा है कि नितिन गडकरी को या तो निपटाने की तैयारी है या उनका मंत्रालय बदलने की तैयारी है। और जिस तरह से लोगों की समस्याएं E20 को लेकर आई हैं और जिस तरह से हाईवेज की हालत है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होकर हाईवेज एक बरसात नहीं झेल पाते, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि एक तो वो बड़ा बहाना है कि फजीयत हो रही है हमारी, दूसरा ऐसे इंटरव्यूज के जरिए पब्लिक के आंखों में भी नितिन गडकरी को
नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए गडकरी जी फेंकना बंद कीजिए और अपनी कुर्सी को संभालिए अगर संभाल सकते हैं। सवाल उठाइए कि अगर मुझे बदला जा सकता है या मुझे निपटाया जा सकता है तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं निपटाया जा रहा। पेपर लीक उनके कितने हो रहे हैं उनके मंत्रालय में, फिर भी उन्हें उल्टा शाबाशी दी जा रही है। पेट्रोलियम मिनिस्टर को क्यों नहीं निपटाया जा रहा है कि दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता हो गया लेकिन भारत में अब भी सस्ता नहीं है। ऊपर से पेट्रोलियम मिनिस्टर पेट्रोलियम कंपनीज का बचाव करते हैं पब्लिक की जगह, उनको क्यों नहीं निपटाया जाता। ये सारे सवाल गडकरी जी को पूछने चाहिए। दोस्तों, देहरादून प्रेस क्लब का ये नजारा देखिए आपके सामने 2 कुर्सियां लगी है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में 2 नाम लिखे हैं, गणेश गोदियाल और हेमंत द्विवेदी, और सामने रखे हैं बहुत सारे माइक। देहरादून की सारी प्रेस यहां जमा थी क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था। प्रेस को लग रहा था कि आज एक जबरदस्त खबर मिलेगी और एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लग रहा था जिससे उनके दर्शकों को मजा आ जाएगा। मामला ही कुछ ऐसा था क्योंकि यहां 2 बड़े नेता आमने सामने बहस करने वाले थे। मुद्दा था केदार बद्रीनाथ मंदिर कमेटी के में जो चंदा चोरी हुई है। जी हां, अगर आपको नहीं मालूम तो राम मंदिर के साथ साथ बद्रीनाथ मंदिर में भी चंदा चोरी हुई है, उसमें भी एक एम्प्लॉय गिरफ्तार किए गए और इसी आरोप को लेकर आज यहां बहस होनी थी। चैलेंज किया गया था बाकायदा और उस चैलेंज को दूसरे नेता ने स्वीकार किया था। चैलेंज करने वाले कौन थे? बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष और बीजेपी के नेता हेमंत द्विवेदी। और चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले कौन थे? उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि गणेश गोदियाल तो वक्त में पहुंच गए थे और सारा जो चैलेंज हेमंत द्विवेदी ने किया था उनके हर सवाल का जवाब देने को और सवाल पूछने को तैयार थे। लेकिन घड़ियों की सुइयां तो आगे चलती गई, लेकिन हेमंत द्विवेदी नहीं आए। जबकि हेमंत द्विवेदी ने खुद चैलेंज किया था गणेश गोदियाल को कि मेरे साथ बहस कीजिए, और बहस के लिए चुना गया था देहरादून प्रेस क्लब। लेकिन जहां गणेश गोदियाल जी आज बद्री केदार मंदिर समिति के बारे में बोल रहे हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झांक लें कि उन्होंने किस तरह से उनके ऊपर कितने आरोप लगे थे। और आरोप हमारे पास उन आरोपों की हम बिना किसी पुष्टि किए हुए आरोप उनके ऊपर नहीं लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से मंदिर समिति का दुरुपयोग किया था, तो मैं कहना चाहता हूं कि आए और मैं आमने सामने डिबेट करने को उनके साथ में तैयार हूं कि उन्होंने मंदिर समिति का पैसा कहां उन्होंने वो पैसा लगाया, किस तरह से उन्होंने उस पैसे का दुरुपयोग किया, उसके हमारे पास में साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध है। एक बात तो यह है कि जो व्यक्ति स्वयं आरोपी हो उसके द्वारा अतीत के बारे में लगाए गए आरोप निराधार होते हैं। वो अपने बचाव के लिए दूसरों पर आरोप लगाता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आरोप लगाए हैं। ये मेरा काम है कि मैं इन आरोपों के बारे में कुछ कहूं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि गणेश गोदियाल जी सार्वजनिक जगह पर आए और मेरे साथ डिबेट करें। मैं कल ठीक 12:30 बजे नियत समय पे तटस्थ जगह कहीं पर भी, भाई तटस्थ जगह कांग्रेस का कार्यालय भी नहीं हो सकता और बीजेपी का कार्यालय भी नहीं हो सकता, इसलिए तटस्थ जगह मैं उचित समझता हूं कि प्रेस क्लब जो है वो तटस्थ जगह है। तो मैं ठीक समय 12:30 बजे प्रेस क्लब में उपलब्ध रहूंगा और मैं आमंत्रित करता हूं वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी को कि मेरे खिलाफ जितने भी आरोप उनके पास हैं उनको ले आएं और मैं वहां स्वयं मौजूद रहूंगा। और उन्होंने ये इच्छा जाहिर की है तो मैं उनकी इस इच्छा को पूरी करूंगा। धन्यवाद। दरअसल हेमंत द्विवेदी प्रेस के सामने तो बड़े कागज दिखा के कह रहे थे कि ये जो आदमी गिरफ्तार हुआ है इसे गणेश गोदियाल ने रखा था, और गणेश गोदियाल जो 10 साल पहले इस बद्री केदार मंदिर कमेटी के अध्यक्ष थे, बहुत गड़बड़ियां हुई थी, बहुत गड़बड़ झाले हुए थे। जबकि गणेश गोदियाल ने आज के मौजूदा वक्त में जो चोरी हुई है उसके लिए हेमंत द्विवेदी को जिम्मेदार ठहराया था क्योंकि वो अध्यक्ष है। लेकिन ये क्या आए ही नहीं। देहरादून की प्रेस कह रही है कि इसे कहते हैं
पड़ी हुई लकड़ी को खुद जबरदस्ती छेड़ना। गणेश गोदियाल नेता विपक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका काम है सवाल उठाना। अब जैसे राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ उसको लेके कांग्रेस और समाजवादी पार्टियां, बाकी पार्टियां सब सवाल उठा रही हैं, उनका हक है। उसी तरह से अगर बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी चंदा चोरी होता है या कुछ और होता है तो सवाल उठाएगी विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उठाएगी, और गणेश गोदियाल ने वो किया। लेकिन हेमंत द्विवेदी जरा जिस तरह से बीजेपी के ज्यादातर नेता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट, उन्हें लगा कि मीडिया के सामने बहस के लिए कौन आएगा, ओपन डिबेट चैलेंज कौन एक्सेप्ट करेगा, और उन्होंने चैलेंज दे दिया। अब गोदियाल आजकल उत्तराखंड में इतने एक्टिव हुए हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं। राहुल गांधी ऐसे ही नेताओं को तो बब्बर शेर कहते हैं, क्योंकि गोदियाल आजकल उत्तराखंड में बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। हर रोज सड़क पर दिखाई देते हैं, कांग्रेस को रोज सड़क पर ला रहे हैं। और मजे की बात है, 17 तारीख को राहुल गांधी का देहरादून में छात्रों की गूंज प्रोग्राम है। अब ऐसे में गणेश गोदियाल कैसे पीछे हट सकते थे? चैलेंज एक्सेप्टेड, लेकिन मौके से नदारद हेमंत द्विवेदी। ये हकीकत सिर्फ एक इंसिडेंस मैंने बताया, सिर्फ वहीं की सच्चाई नहीं है, सच्चाई दरअसल ये सब जगह है। राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, एक बार नहीं कई बार मोदी जी को बहस के लिए चैलेंज किया है। आज तक कोई रिएक्शन उस पर नहीं आया है। कांग्रेस के कितने ही नेताओं ने बीजेपी की बड़ी बड़ी बयानबाजी को लेकर चैलेंज दिया है, कभी प्रवक्ताओं को तो कभी किसी नेताओं को, लेकिन आज तक कांग्रेस के किसी नेता का चैलेंज स्वीकार करने की बीजेपी के किसी नेता में हिम्मत नहीं हुई। वो इसलिए कि पिछले 12 साल में हम जो देख रहे हैं वो यही है कि सच्चाई दावों में कम होती है और झांसे ज्यादा होते हैं। और झांसों में जब कुछ सच्चाई नहीं होती तो जब डिबेट में आएंगे, बहस में आएंगे, तो सारी पोल खुल जाएगी, इसलिए भागते फिरते हैं। यही देहरादून में भी हुआ, यही दिल्ली में हो रहा है, यही बाकी जगह होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, और चैनल को हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।